आइए बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर को अभी ना देखिए और ना ही इन्हें रटने का प्रयास कीजिए। आप मुझे सभी प्रश्न के उत्तर के लिए 2-2 मिनट का समय दीजिएगा। मैं इन 2 मिनट में इन प्रश्नों के उत्तर को इतना ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। बच्चों, कह रहा है खनिज क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह में प्राकृतिक रूप से, बच्चों प्राकृतिक का मतलब होता है कुदरती रूप से, मतलब जब से ये दुनिया कायम है तब से वह धरती के नीचे दबे हुए हैं। वही कह रहा है पृथ्वी की ऊपरी सतह में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ चुका होगा। बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है कि यह एग्जाम में आएगा ही, क्योंकि हर साल यह पूछता है खनिज क्या है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। आइए बच्चों, दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं। गैंग क्या है? बच्चों, आप फिल्मों में सुने होंगे गैंग। गैंग का मतलब क्या होता है बच्चों? गुंडा, विलन, जो हीरो को परेशान करता है पूरी फिल्म में, तो उसी से रिलेटेड है बच्चों। आइए समझते हैं पहले। पृथ्वी की ऊपरी सतह से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, बालू, पत्थर जैसी अनेक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है अयस्क। अयस्क क्या होता है? बच्चों, जब हम पृथ्वी को खोद कर खनिज निकालते हैं तो जितना खनिज निकलता है वो सब खनिज काम का नहीं होता है। तो जो काम का खनिज होता है बच्चों, उसी को हम अयस्क कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों, जिस प्रकार कि गेहूं की फसल जो हमें खेत में दिखाई देती है, क्या वो पूरी फसल खाने लायक होती है? नहीं बच्चों, उसमें भूसा भी रहता है जिसको हमें गेहूं से अलग करना पड़ता है। और जब भूसा गेहूं से अलग हो जाता है तो हमारे पास क्या बचता है? गेहूं। उसी प्रकार बच्चों, जब हम ज़मीन को खोदते हैं, खनिज को निकालते हैं, तो सभी खनिज हमारे काम की नहीं होती है। उसमें से कुछ ही जो काम के होते हैं उनको हमने नाम दे दिया है क्या? अयस्क। जो खनिज काम के होते हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। उसी प्रकार भूसा काम का नहीं है, गेहूं हमारे काम का है, तो हम गेहूं को भूसा से अलग कर लिए। तो बच्चों, जब हम गेहूं को निकाल लेते हैं ना, तो गेहूं में भी कंकड़ पत्थर होता है। इसीलिए तो हमारी माँ जब आटा पिसवाना, गेहूं पिसवाना रहता है, तो बच्चों गेहूं को फुलाया जाता है ताकि उसमें जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर है वो पानी के साथ घुल जाए और गेहूं अलग हो जाए। तो अब बच्चों, अगर आप यहाँ पर गेहूं का एग्जाम्पल समझ गए होंगे तो आप इसके प्रश्न के उत्तर को ईजिली समझ जाइएगा। आइए हम फिर से समझाते हैं इसको। पृथ्वी की ऊपरी सतह से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, बालू, उसी प्रकार जिस तरह गेहूं में मिट्टी, बालू होता है, भूसा से हमने गेहूं को अलग किया, लेकिन फिर हमने गेहूं को कंकड़, पत्थर से भी अलग किया। अयस्कों में जो खनिज, मतलब जो काम का, उसे हम अयस्क कहते हैं। मिट्टी, बालू, पत्थर जैसी अनेक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। ये गैंग ही तो है बच्चों। कंकड़ पत्थर क्या है? जैसे चावल है, चावल में कंकड़ पत्थर है, तो बच्चों वो परेशानी न कर रहा है चावल को, हमें तो उससे सब मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार जिस तरह मतलब गैंग जो हीरो को परेशान करते हैं, उसी तरह इनका नाम, इनको गैंग नाम दिया गया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों, अमलगम क्या है? बच्चों, आप जब भी अमलगम का नाम सुनिए ना, आप मरकरी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जहाँ अमलगम वहाँ मरकरी। अमलगम देखें, आंख बंद करके मरकरी पर टिक कर दीजिएगा। तो आइए अब समझते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं तथा अधातुओं का ऐसा मिश्रण जिसमें मरकरी भी उपस्थित हो, उसे हम अमलगम कहते हैं। बच्चों, आप कहेंगे कि हम धातुओं को मिश्रित क्यों करते हैं? तो बच्चों, सिंगल धातु, मैंने आपको, जैसे आपको मान लीजिए मैंने एक काम दिया, यहीं पर समझिए, मैंने आपको एक काम दिया कि ये काम है, आप इसे करिए। आप उसे अकेले उस काम को कर रहे हैं। मैंने फिर बोला कि आपको मैं 2 और लड़के देता हूं जो आपके साथ मिलकर ये इस काम को करेंगे, मतलब 1 आप और 2 ये, 3 हो गए ना। तो अब ये काम बच्चों परफेक्ट होगा, परफेक्शन के साथ होगा। मतलब ये काम अब मतलब ज़्यादा परफेक्शन के साथ होगा। तो उसी प्रकार बच्चों, सिंगल धातु से हमें जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है बच्चों। उतनी क्वालिटी सिंगल धातु हमें नहीं दे पाता है। एक अकेला धातु से हमें उतना क्वालिटी नहीं मिल पाता है। अगर हम वही 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं को आपस में मिला देते हैं ना बच्चों, तो हमें बहुत सारी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इसलिए हम धातुओं और अधातुओं को मिश्रित करते हैं। कोई पूछता है बच्चों कि बताइए धातु, बहुत आपने पढ़ लिया मिश्र धातु, हम धातुओं को मिश्रित क्यों करते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि एक सिंगल धातु से हमें उतनी क्वालिटी नहीं मिल पाती है, मतलब उतना हमारे काम का एक सिंगल धातु नहीं है, एक अकेला धातु नहीं है। मतलब हमारे काम के लिए 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होना जरूरी है, तभी वो हमारे काम में आता है। इसलिए हम धातुओं को आपस में मिश्रित करते हैं। तो वही कह रहा है, 2 या 2 से अधिक धातुओं अर्थात अधातुओं का ऐसा मिश्रण जिसमें मरकरी हो। बच्चों,
आपने मान लीजिए 10 धातु अधातु का आपस में मिला दिया, लेकिन उसमें एक भाग भी अगर आप मरकरी का मिला देते हैं बच्चों तो वो बन जाता है अमलगम। उसी प्रकार बच्चों जब आप घर में चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? चीनी प्लस पानी, दूध और चाय पत्ती इस्तेमाल किया जाता है ना बच्चों। जब तक चाय पत्ती नहीं रहेगा या चाय नहीं रहेगा बच्चों, जैसे ही आपने चाय पत्ती डाला इसका नाम बदल के क्या हो जाता है बच्चों? चाय। उसी प्रकार जैसे ही मरकरी डाला हम जैसे ही हमने मरकरी डाला तो उसका नाम मिश्र धातु था, तो वो मिश्र धातु, जब दो या दो से अधिक धातु को हमने मिलाया तो था मिश्र धातु। लेकिन जैसे ही हमने मरकरी को उसमें ऐड किया वो क्या बन गया? अमलगम, चाय की तरह। चाय पत्ती हमने डाला, क्या बन गया? चाय। आइए, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को समझते हैं बच्चों। कह रहा है यशोद लेपन क्या है? बच्चों यह जो टॉपिक है ना बहुत पुराना है, ये 6 क्लास में भी यह दिया हुआ है यशोद लेपन। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे साइंस 6 क्लास का तो आपको यह याद होगा, लेकिन आप लोग के पास उतना टाइम कहाँ है, तो खैर छोड़िए, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिन्हें हम यशोद लेपन कहते हैं बच्चों। कह रहा है इस्पात का मतलब होता है बच्चों स्टील। स्टील तो आप लोग समझते हैं ना, स्टील का बर्तन। स्टील का मतलब जो चावल रखा जाता है स्टील वाले मतलब बर्तन में ही रखा जाता है। तो वही कह रहा है लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं मतलब जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक की पतली। बच्चों आपने कराकट नाम सुना है? कराकट जो होता है बच्चों ना, वो पतली लोहे की चादर होती है। तो कराकट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है बच्चों? मतलब ऊपर से छाने के लिए। मान लीजिए आपका घर है ऊपर से मतलब नहीं ढलाया हुआ है, तो उसको ढकने के लिए हम कराकट खरीद कर लाते हैं। तो बच्चों वो पतली लोहे की सीट होती है, चादर होती है। अगर आप ऐसे ही उसको मतलब लोहे की चादर को लाकर ढक दीजिएगा ना तो वो 1 महीने में खराब हो जाएगा बच्चों, उसमें जंग पकड़ लेगा। तो उसको बचाने के लिए हम उसके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। जिंक बच्चों ऐसे उससे उसको सुरक्षा मिल जाता है जंग से, उस पर जल्दी जंग नहीं लगता। उसी प्रकार ठंड से बचने के लिए हम जब स्वेटर पहनते तो हमें ठंड नहीं लगती है। उसी तरह बच्चों जिंक की परत उस पर हम चढ़ा देते हैं ताकि उसको जंग ना लगे, वो जल्दी खराब ना हो। वही कह रहा है लोहे एवं इस्पात, लोहे एवं स्टील की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाती है, जिन्हें हम यशोद लेपन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बच्चों हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं बच्चों। गैल्वेनाइजेशन, इसको हम अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं बच्चों। घर में जो चूल्हा सिलेंडर है ना, आपके घर जो चूल्हा जिस पर खाना पकता है बच्चों, तो वो भी पतली चादर की सीट है, लोहे की पतली चादर की सीट है। उसको भी जंग से बचाने के कितना चमकता है बच्चों, उसको भी जंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे। ऐसे छोड़ देंगे तो वो तुरंत ही खराब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आगे हम समझते हैं। पर खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेपन क्यों किया जाता है? जो खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर बच्चों जिंक का लेप नहीं लगाया जाता है, बल्कि हम टीन का लेप लगा देते हैं। ऐसा क्यों है? मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। मान लीजिए आपका ये घर है और बच्चों आप इस घर के पहरेदारी के लिए आप एक ऐसे इंसान को रखना चाहेंगे जो आपके घर का सामान चोरी कर ले? नहीं। घर का पहरेदारी के लिए हमें एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है, जिसको हमारे घर के सामान से कोई मतलब ना हो। उसी प्रकार बच्चों अगर हम खाने वाले जो डिब्बे हैं, खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे हैं, उसके ऊपर अगर हम जिंक की परत लगा देंगे ना बच्चों, तो ये खाने को ख़राब कर देगा। मतलब खाने वाले पदार्थ को ही खराब कर देगा। मतलब हमको खाना से मतलब है, उसी को ये खराब कर देगा। तो क्या हम इसकी लेप लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे बच्चों। ये जल्द ही खाने को खराब कर देगा, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो किसी लायक का वो खाना नहीं रहता। इसलिए हम जिंक की परत नहीं लगाते बल्कि टीन का लेप लगाते हैं। अपने नाम भी सुना टीना, जिसमें सरसों का तेल आता है, वही है बच्चों। कह रहे हैं, अब पढ़िए इसको। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेपन लगाया जाता है, क्योंकि जिंक टीन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण जिंक खाना को खराब कर देगा। अभी मैंने आपको समझाया। इसलिए खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए जिंक की बजाय टीन का लेप दिया जाता है, टीन का लेप लगाया जाता है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको इस प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि विकृत गंधिता क्या है? बच्चों विकृत गंधिता, आप शब्द को पकड़िए। अपने आकृति नाम सुना है बच्चों? आकृति सुने ना, जैसे हमारी आकृति है। हमारी आकृति क्या है? हमारे पास 2 आँख है, 2 कान है और 1 मुंह है बच्चों, है ना? तो ये हमारी आकृति है। मान लीजिए हम एक आँख से अंधे हो गए, हमारा एक हाथ टूट गया, तो ये क्या हो गया? हमारी आकृति में बच्चों विकृति आ गया, मतलब हमारे आकार में परिवर्तन आ गया। मतलब था हमारा 2 आँख है, लेकिन अब क्या 1 आँख रह गया है, हमारे आकार में परिवर्तन आ गया। तो आकृति में क्या होगी बच्चों? विकृति होगी। आकृति हमारी बिगड़ गई। तो उसी प्रकार इसका ऑपोजिट होता है, आकृति का ऑपोजिट विकृति। तो वही है बच्चों विकृत का मतलब बच्चों खराब हो जाना। गंधिता तो आप समझते ही होंगे, स्मेल मतलब गंध आना, स्मेल आना। तो
मतलब खराब स्मेल, क्या शब्द अर्थ निकलता है? खराब स्मेल। विकृत मतलब खराब हो जाना, आकृति का अपोजिट विकृति, तो खराब स्मेल। तो आप लोग तो समझिए, अब तो आराम से लिख लीजिएगा। तो आइए अब उसको शब्दों में सजो दें। पर खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला तेल तथा वसा, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं बच्चों उनमें तेल और वसा होता ही होता है। जब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उस खाद्य पदार्थों का स्वाद तथा गंध दोनों बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। बच्चों कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को अगर आप ऐसे छोड़ दीजिएगा हवा में तो क्या वो खराब नहीं हो जाएगा? अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं, आप इसको इतना नहीं रटना चाहते हैं, तो आप बस इतना याद रखिए, अगर आता है एग्जाम में विकृत गंधिता क्या है तो आप सीधे लिखिएगा खाद्य, अगर हम खुले में खाद्य पदार्थों को रखते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद वो खराब हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। उसमें से बदबू आने लगता है, उसमें से खराब गंध, विकृत खराब गंध आने लगता है। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो सजा कर ऐसे लिखिए। देखिए बच्चों, जब हम किसी खाद्य पदार्थ को खुले में छोड़ देते हैं तो थोड़े समय के बाद उसमें से खराब गंध आने लगती है, जिसके कारण वो खाने लायक नहीं रह पाता है। क्योंकि उसमें से खराब गंध आने लगती है, इसलिए यह प्रक्रिया विकृत गंधिता है। अब मैंने आपको शब्द का मतलब समझा दिया। विकृत गंधिता वही खराब स्मेल, मतलब सड़ने से बचाने, खाने को सड़ने से बचाने के लिए फूड पैकिंग जो कंपनियां हैं, चिप्स के पॉकेट में नाइट्रोजन गैस डालती हैं बच्चों। यह खराब होने नहीं देता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। चिप्स के पॉकेट में इतना फूला रहता है ना, लेकिन थोड़ी सी निकलता है, वही कर रहा है। अम्ल क्षार सिद्धांत क्या है बच्चों? आइए, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, VVI, जितना VVI लिखना है उसको इस पर लिख दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है अम्ल क्षार सिद्धांत क्या है बच्चों? आइए इसको समझते हैं। अम्ल क्षार सिद्धांत सन 1884 ईस्वी में आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। आप लोग कहेंगे कि आप हमको ईस्वी शताब्दी मत याद करिए, ये साइंस का क्लास है, इतिहास का क्लास नहीं है। लेकिन बच्चों मैंने यहाँ पर था, इसका आंसर तो यहीं से था, लेकिन मैंने इतना इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि अम्ल क्षार सिद्धांत कब दिया गया था, तो आप फिर मुंह बना दीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 1800 ईस्वी के सहारे, आपको याद भी हो जाएगा। 1884 ईस्वी में अम्ल क्षार सिद्धांत दिया गया था। कौन दिए थे? आर्हेनियस। इनके जनक कौन थे? आर्हेनियस। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल के साथ घुलकर H+ आयन, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। बच्चों समझिए, जब आर्हेनियस साहब नहीं आए थे ना, तो पहले अम्ल और क्षार की पहचान मतलब टेस्ट करके किया जाता था। मतलब जबान से टेस्ट करके किया जाता था कि मतलब अगर खट्टा लगे तो ये अम्ल है और कड़वा लगे तो ये क्षार है। जैसे नींबू अगर खट्टा लगे तो ये अम्ल है और दवाई कोई कड़वी लगे तो वो क्षार है। लेकिन बच्चों ये सही नहीं है। टेस्ट करके आप अम्ल क्षार बता रहे हैं, ये सही नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर समझिए, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर एक गिलास में मान लीजिए जौहर रख दिया, लेकिन आपको पता नहीं है, और मैंने कहा कि बताओ ये अम्ल है या क्षार, तो आप टेस्ट करेंगे ना। अगर आर्हेनियस साहब नहीं आए हैं, आप इसको टेस्ट करेंगे ना, तब आप जब अब टेस्ट करेंगे बच्चों तो अच्छा से टेस्ट हो जाएगा, आपका OTP आ जाएगा। OTP समझते हैं ना? हाँ, समझदार तो आप बहुत ज़्यादा हैं बच्चों इस सब के मामले में। OTP मतलब जहर है बच्चों, जहर को टेस्ट कीजिएगा तो खत्म हो जाइएगा। तो वही कह रहा है, अम्ल मतलब टेस्ट करके बताना अम्ल क्षार ये सही बात नहीं है। इसलिए 1884 में आर्हेनियस साहब हैं और बोले कि नहीं, इसको टेस्ट करना सही बात नहीं है, इससे जान जा सकती है, OTP आ सकता है। मतलब वे होते हैं, अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन और क्षार में घुलकर OH- आयन देते हैं। और बच्चों में आपको H+ आयन और OH- आयन डीप में समझा देता है, लेकिन आप लोगों के पास इतना समय है नहीं, मुझे पता है। इसलिए आप यहाँ पर इतना समझिए और इस एग्जाम्पल को याद रखिए कि मतलब अम्ल क्षार सिद्धांत क्यों दिया गया था, क्योंकि टेस्ट करके बताना कि ये अम्ल ये क्षार है, ये सही बात नहीं है, जान जाने का खतरा है। गंधीय सूचक क्या है बच्चों? गंध मतलब स्मेल, सूचक मतलब इंडिकेटर, जो हमें सूचित करता हो। सूचक न्यूज चैनल जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे सूचक हैं, वो हमें सूचना देते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो गंधीय सूचक मतलब एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला जो हमें गंध के सहारे इन्फॉर्मेशन देता है। अब कौन है बच्चों जो हमें गंध के सहारे इन्फॉर्मेशन देता है? तो आइए हम समझते हैं। कर रहा है, गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जो अपनी गंध बदलकर हमें अम्ल क्षार की पहचान कराते हैं। हम लोग अम्ल क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, इसलिए वे एक ऐसे सूचक होते हैं जो अपना गंध बदलकर, अपना स्मेल बदलकर हमें अम्ल क्षार की पहचान कराते हैं कि हम अम्ल है, ये लिक्विड अम्ल है, ये लिक्विड क्षार है। उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। प्याज को जब हम अम्ल में डालते हैं तो यह अपना गंध नहीं बदलता, जब इसे क्षार में डालते हैं तो यह अपना गंध खो देता है, इसलिए प्याज एक गंधीय सूचक है। हाँ बच्चों, आएगा एग्जाम में गंधीय सूचक का नाम लिखिए तो आप प्याज लिख दीजिएगा। बात ऐसा है कि अगर प्याज को आप अम्ल में डालिएगा, मान लीजिए नींबू का रस में, और प्याज को आप डालिएगा तो ये जैसा इसका स्मेल है वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको क्षार में डालिएगा ना बच्चों, मान लीजिए NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है बच्चों। इसके अगर लिक्विड में आपको डालिएगा ना प्याज को, तो ये अपना गंध खो देगा, यह गंधहीन हो जाएगा, अपना स्मेल यह खो देगा। तो वही कह रहे हैं बच्चों गंधीय सूचक। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ चुका होगा। आइए हम अगले प्रश्न को समझते हैं बच्चों। इसको और गंधीय सूचक में क्या आता है? प्याज। आप इसे और अच्छा से याद कर सकें इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक शायर ने
क्या खूब लिखा है बच्चों कि बच्चों आप लोग देखे होंगे कि अच्छे लोग हमारे पास होते हैं लेकिन हम उनकी कद्र नहीं करते हैं और दुनिया में हम अच्छे लोगों की तलाश करते हैं। तो उसी पर एक शायर ने लिखा है कि हमने प्याज के छिलके को छिलकर प्याज को ढूंढना चाहा, लेकिन कम वक्त ये नहीं जान पाया कि छिलका ही प्याज है। मतलब जो प्याज होता है बच्चों लेयर बाई लेयर ही तो होता है, लेयर बाई लेयर, मतलब छिलका ये छिले तो ये लेयर, ये छिले तो ये लेयर, मतलब लेयर ही तो प्याज है बच्चों। लेकिन हमने प्याज के छिलकों को छिलकर प्याज को ढूंढना चाहा, लेकिन ये नहीं समझे हम कि जो प्याज है, जो छिलका है वही प्याज है। तो मतलब हम घर में अच्छे लोग हैं लेकिन हम दुनिया में हमारे सामने मतलब बहुत बार होता है कि हमारे सामने अच्छे लोग होते हैं लेकिन हम उनकी कद्र नहीं करते हैं और दुनिया में हम अच्छे लोगों की तलाश करते हैं। तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो क्या प्याज यहाँ पर मिलेगा? क्योंकि छिलका ही तो प्याज है। तो मैंने कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप इसको याद रखें लंबे समय तक, एग्जाम तक तो याद ही रखिए इनफैक्ट, क्योंकि बच्चों प्याज एक गंधीय सूचक है, इतना याद रखाना आपको मेरा मकसद था। आइए आगे समझते हैं बच्चों। कह रहे हैं तनुकरण क्या है? बच्चों तनुकरण का तनु का मतलब होता है पतला कर देना। आपने गाढ़ा नाम सुना है? गाढ़ा को साइंस की भाषा में सांद्रण कहते हैं बच्चों, सांद्रण। आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी बुक में सांद्रण। सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड, गाढ़ा, भोजपुरी मतलब गाढ़ा। दूध गाढ़ा है, कभी कभी दूध वाला पानी डाल देता है तो कहते हैं क्या दूध पतला है, तो साइंस की भाषा में उसको पतला क्या बोलते हैं? तनु, मतलब उसमें पानी मिलाया हुआ है, वो तो गाढ़ा नहीं है। तो अब समझिए यहाँ पर दूध की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अम्ल क्षार की बात हो रही है। तो अम्ल तथा क्षारों को जल में मिलाने पर उनकी सांद्रता, सांद्रता मतलब गाढ़ापन, गाढ़ापन जाहिर सी बात है बच्चों, कोई गाढ़ा चीज उसमें पानी डालिएगा आप तो पतला तो होगा ना। तो अम्ल तथा क्षारों को जल में मिलाने पर उनकी क्षार को जल में मिलाने पर उनकी सांद्रता, उनकी गाढ़ापन घट जाती है। सांद्रता नहीं याद है तो गाढ़ापन लिखिए, कोई नंबर नहीं काटेगा बच्चों, बल्कि एग्जामिनर सोचेगा कि ये बच्चा मतलब साइंस को अपने जीवन से जोड़कर पढ़ता है। गाढ़ापन घट जाता है, वे पतले हो जाते हैं। जाहिर सी बात है किसी चीज़ में अगर आप कोई गाढ़ा है उसमें पानी डालेगा तो पतला तो होगा ना। दूध को आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। यह प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है। सिंपल, मान लीजिए मैंने आपको H2SO4 दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये मान लीजिए प्योर दिया एकदम, इसमें कोई पानी नहीं है, तो ये बच्चों गाढ़ा है ना। इसको पतला करना है बच्चों तो हम इसमें पानी डाल देंगे, यह पतला हो जाएगा। मतलब पहले था H2SO4 प्योर बच्चों, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक अम्ल है बच्चों। तो जब इसमें हम पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे बच्चों तो यह उतना खतरनाक रहेगा क्योंकि ये पतला हो गया, इसकी मतलब पावर जो है वो खत्म हो गई है पानी के चलते। तो तनुकरण क्या है? अगर मान लीजिए ये आपको नहीं लिखना है तो अम्ल या क्षार को पतला करने की प्रक्रिया तनुकरण है, लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको मैंने जितना प्रश्न कराया ये बच्चों मोस्ट VVI हैं, आप इनको समझ गए होंगे और आप इनको एग्जाम में लिख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आगे भी अगर मोस्ट VVI सब्जेक्टिव को समझना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।